ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 461, अलविदा कहना दो। वापस आकर अच्छा लगा। यह एकमात्र दुनिया थी जो यह वर्णन कर सकती थी कि प्रयोगशाला में अपने दल के बीच बैठे ज़ेरास को कैसा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कल ही ज़ेरास ने उन्हें देखा हो। वे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसने उन्हें छोड़ा था, और तब ज़ेरास को जो हुआ उसकी सच्चाई का एहसास हुआ। शायद वह अकेला व्यक्ति था जो बदल गया था, और साथ ही एनालिस भी शायद थोड़ी बदल गई थी, क्योंकि ज़ेरास ने पहली बार उसे रोते हुए देखा था। ये कुछ ऐसा था जो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए संभव है। उसे द फियरी एनालिस्ट नाम यूं ही नहीं मिला था। समूह ने बातचीत की थी और उन्होंने उससे लगभग 3000 प्रश्न पूछे थे, जिनका ज़ेरास ने अपनी क्षमता के अनुसार उत्तर दिया था, लेकिन कुछ को छोड़ देना ही बेहतर था, और उसने ज़्यादा विवरण दिए बिना ही उन पर चर्चा की। उसे पता चला था कि वे सभी सोचते थे कि वह मर चुका है, क्योंकि एआईए ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की थी और उसके लापता होने के 3 महीने बाद उन्होंने उसका नाम मृत विसंगतियों की रैंकिंग की सूची में जोड़ दिया था। अपने मिशन में मारे गए असामान्य व्यक्तियों के लिए मानद रैंकिंग। इससे उनके मन में जो भी संदेह था वह दूर हो गया और आखिरकार वे जीवन में आगे बढ़ गए। चालक दल के लिए ये दिन उनके जीवन का सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि उन्हें 2 अच्छी खबरों से दिल में झटका लगा। पहली यह कि युद्ध अचानक समाप्त हो गया और जियारन ने कुल्हाड़ी दफनाने के लिए कहा, जबकि दूसरी यह कि उनका लंबे समय से खोया हुआ दोस्त और लैब जूनियर अचानक जीवित और सांस लेते हुए उनके पास वापस आ गया। आखिरकार रात आ गई और समूह अपने अलग अलग कमरे में वापस चला गया, और ज़ेरास ने भी आखिरी बार अपने नियुक्त कमरे का दौरा किया। अंदर मौजूद अलमारियों को और भी दोगुना कर दिया गया है। किताबें हर जगह फैली हुई हैं और टेबल पर सैकड़ों से अधिक किताबें रखी गई हैं। मौजूद सिंगल सोफा अभी भी वैसा ही था जैसा पहले था, और कांच की मेज कभी नहीं बदली। लेकिन ज़ेरास को सबसे ज्यादा आश्चर्य दीवार पर टंगी उसकी विभिन्न तस्वीरें थीं, उसकी और मोनिका की तस्वीरें, जिनके बारे में उसे कभी पता नहीं था कि वे ली गई थीं, और वे कमरे में मूल रूप से हर शेल्फ पर मौजूद थीं। एक तस्वीर की ओर बढ़ते हुए उसकी आंखें मौजूद छवि को घूर रही थीं। प्रशिक्षक की छवि उसके सिर पर नोक लगा रही थी और उसकी बाहें हवा में बेतहाशा लहरा रही थीं। निस्संदेह दर्द से उसके फेफड़े चीख रहे थे। उसके हाथ स्वचालित रूप से तस्वीरों की ओर बढ़े, लेकिन उसकी मुस्कान जल्द ही गायब हो गई, क्योंकि उसके हाथ हवा में ही रुक गए और उसने उन्हें वापस ले लिया। कदम कदम, पगडंडियों की आवाज़ बगल से सुनाई दी। जैसे ही प्रशिक्षक मोनिका उसके पास खड़ी हुई, बैंगनी पजामा पहने हुए उसके ढीले बाल हवा में लहरा रहे थे, उनमें से कुछ उसके हाथों से गुजर रहे थे। मुझे खेद है ज़ेरास, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, और ज़ेरास ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया। मुझे पता है कि तुम नाराज़ हो, क्योंकि मैं कभी भी यहाँ नहीं आया। मैंने भी कोशिश की, लेकिन यह असंभव है, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, और ज़ेरास ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देखा। मैं नाराज़ नहीं हूँ मोनिका, मुझे लगता है कि यह अनुचित है। अगर यह मेरा छात्र होता जिसने अपना खेती का आधार खो दिया, तो भले ही मैं यह मुख्य आधार के शीर्ष पर जंजीरों से बंधा होता, फिर भी मैं उसे देखने का कोई रास्ता खोज लेता। भले ही वह सिर्फ एक नोट या कुछ और ही क्यों ना हो। मैं उसे यह बताने की पूरी कोशिश करता कि मैं उसे भूला नहीं हूँ, कि मैं अभी भी उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन मैंने तुम्हारा पत्र कभी नहीं देखा मोनिका। मुझे मत बताओ कि कमांडर लेविरोन ने मना कर दिया होता। अगर तुमने उसे मुझे देने के लिए कागज़ का एक टुकड़ा दिया होता, वह इसे पहुंचा देता, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं देखा। जब मैंने सब कुछ खो दिया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। सिर्फ एक व्यक्ति ने उठाया, वह व्यक्ति जिससे मुझे कम से कम उम्मीद थी। आप सभी में से कोई भी, जिस पर मुझे इतना विश्वास था, जिसे मैंने परिवार कहा, ने कोशिश भी नहीं की। आप सभी बस मेरे बिना आगे बढ़ गए, ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर भी उस मुस्कान को देखते ही उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। वह जानती थी कि यह बिल्कुल भी मुस्कान नहीं थी, यह एक गहरा दुख था जिसे आंसू भी बयां नहीं कर सकते थे। विश्वासघात की भावना उसने पहले भी एक बार महसूस की थी। इसी ने उसे वह नाम दिया था जिससे हर कोई उसे पुकारता था। मैं बस एक बार फिर आप सभी से मिलने आया हूँ। ऐसा लगता है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, और मुझे खुशी है कि अब आप आखिरकार आज़ाद हो गए हैं। कृपया नहीं ज़ेरास, साथ ही मुझे अंतरिक्ष यान चलाना सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसने मुझे बहुत मदद की, ज़ेरास ने कहा, और धीरे धीरे पीछे की ओर कदम बढ़ाया, और अगले ही सेकंड में प्रशिक्षक मोनिका ने तेजी से अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाए, लेकिन वह गायब हो गया और ज़मीन पर गिरते ही गायब हो गया। उसके हाथ अभी भी बाहर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा। धीरे धीरे उसने अपने फैले हुए हाथों को कसकर जकड़ लिया, जैसे उसकी उंगलियां उसकी हथेलियों में घुस गई हों और उसके हाथों से बैंगनी रंग का खून टपक रहा हो। मुझे भी मत छोड़ो, प्रशिक्षक मोनिका ने रोते हुए अपने पैरों में पीछे हटते हुए कहा। एक शोकपूर्ण रोने की आवाज़ छोटे से कमरे में गूंज रही थी, लेकिन बाकी सभी भी अपने कमरे में थे, और वे सभी ज़ेरास की कही हर बात सुन सकते थे।
उनमें से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा था। उन्होंने वास्तव में उसे खोजने की कभी कोशिश नहीं की थी। उनमें से किसी ने भी केवल 1 या 2 साल बाद उसकी याद को अपने सिर में बड़ा किया और आखिरकार उन्होंने अपने किए के अपराध बोध से निपटा। औरलिया की आंखों से आंसू बह निकले, जो उसके हाथों में पकड़ी नोटबुक पर टपक रहे थे और उसके दांत उसके गाल पर कस रहे थे। उसे सबसे ज्यादा दुख इसलिए हुआ क्योंकि जेरास ने इस चमकदार गुलाबी बालों वाली महिला को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब उसके भाई ने अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति का सामना किया तो वह कहाँ थी? वह उन रसायनों पर काम करती रही, ये भूलने की कोशिश करती रही कि वह कभी अस्तित्व में था। ये अनुचित था। अध्याय 462 ईआईए के सर्वोच्च कमांडर के साथ बैठक। ईआईए मुख्य बेस पर मौजूद सबसे ऊंचे गगनचुंबी इमारत में बड़े हॉल में 5 आकृतियां देखी जा सकती थीं, जो सीटों और टेबलों की पंक्तियों से भरी हुई थीं। हालांकि उनमें से केवल 6 का ही उपयोग किया जा रहा था। 6 लोगों में कमांडर सिग्रिड, कमांडर लेविरॉन, मिस्टर एथरिस्टन, द डेथ एंजल, कमांडर सिल्वेनिया और गहरे रंग के कपड़े पहने एक और व्यक्ति था जिसके बहुत लंबे काले बाल थे जो उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। इस समय उन 6 लोगों के बीच चर्चा चल रही थी। हर कोई अपने गिलास के कप से एक घूंट लेते हुए कभी कभी झुनझुनी हंसी की आवाज निकालता था, लेकिन जल्द ही ये तब बाधित हो गया जब हॉल में अचानक एक आकृति दिखाई दी। बर्फ के सफेद बालों वाला एक युवक और हरे रंग की शर्ट और पैंट पहने हुए। और अगर यह पृथ्वी का प्रिय शैतान नहीं है, थोड़ी चंचलता के साथ शब्द जेरास के पास गूंजे जिसने एक भान उठाए। और आपको ये बकवास नाम कहाँ से मिला? जेरास ने अपनी भौं ऊपर उठाई और दीवार पर लेटे हुए खड़े हो गए। यही वह नाम है जिससे 9 परिवारों के विभिन्न कुलपति आपको बुला रहे हैं, और यही वह नाम है जिससे 3 दिन बाद हर कोई आपको पुकारेगा। हम मानवता को बचाने वाले के लिए एक बड़ी पार्टी आयोजित करेंगे। कमांडर सिग्रिड ने जेरास की आंखें घुमाते हुए कहा, जो भी हो, वैसे भी मैं यहाँ वोनेक के बारे में पूछने आया हूँ। क्या आपको नहीं पता कि वह कहाँ है न? जेरास ने कमांडर लेविरोन से पूछा, जिनकी आंखों में उदासी की रोशनी चमक रही थी। 8 साल पहले वोनेक अपने ग्रह पर वापस आ गया है, और 5 साल पहले भी ड्रैगन ग्रह ने एक अजीबोगरीब महामारी का सामना किया। हमने लगभग 3 साल से ड्रैगन के साथ पूरी तरह से संपर्क खो दिया है। ये ठीक उसी समय हुआ जब हमें जियारन के खतरे का भी सामना करना पड़ा, कमांडर सिग्रिड ने कहा, और जेरा की आंखें सिकुड़ गईं। कौन सी महामारी? जेरास ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। हमें कोई जानकारी नहीं है। जब हमें उनसे मदद के लिए पत्र मिला था तब हम भी युद्ध की स्थिति में थे, लेकिन मानवता के हाथ पहले से ही बहुत सारी मुसीबतों से भरे हुए थे। हमारे पास ड्रैगन्स का समर्थन करने का समय कैसे हो सकता था? इसके अलावा ड्रैगन्स वास्तव में हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। अगर वे प्लेग को हल नहीं कर सकते तो हम निस्संदेह उसमें बेकार हो जाएंगे। अरे कायर, जेरास ने जवाब दिया और अपने दिमाग से उनके बहाने मिटा दिए। मुझे ड्रैगन रेस के निर्देशांक बताओ, मैं अभी वहां के लिए निकल रहा हूं, जेरास ने कहा। कमांडर सिल्वेनिया ने अपनी जेब से एक नया डिवाइस निकाला और जल्दी से दूसरे फोन पर टैप किया और फिर उसे जेरास को दे दिया। यह उनका स्थान है, उसने कहा। जेरास ने फोन लिया और उस पर मौजूद नक्शे को ध्यान से देखा। ये पृथ्वी से भी बहुत दूर है, उसने खुद से कहा जब उसने दूरी को देखा जो वास्तव में अविश्वसनीय रूप से दूर थी। लेकिन दूरी उसे उस व्यक्ति के ग्रह को बचाने से नहीं रोक सकती थी जो उस समय उसके साथ खड़ा था जब दुनिया पूरी तरह से उसके खिलाफ हो गई थी। वह खड़ा होने ही वाला था कि उसके कानों में कमांडर सिग्रिड की आवाज गूंजी। वास्तव में जेरास, ये वॉर्ड स्पेस परिवार का कुलपति एथरिस्टन वॉर्ड स्पेस है, कमांडर सिग्रिड ने कहा जब जेरास ने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने अपना प्याला उसकी ओर उठाया। मैंने सुना है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो अल्टीमेट जियारन से सीधे लड़ सकता है और पृथ्वी के चारों ओर उस गठन को भी बना सकता है। आप एक ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत मजबूत हैं जो केवल पीक गैलेक्सी रैंक चरण में है। जेरास ने सिर हिलाकर टिप्पणी की, जबकि वह व्यक्ति मजाकिया ढंग से मुस्कुराया। बकवास, मैं ऐसा करने में असमर्थ होता अगर ईआईए के सुप्रीम कमांडर और डेथ एंजल के नेता का समर्थन न होता, एथरिस्टन ने कहा जब उसने अपने बगल में उस व्यक्ति को देखा जिसकी दोनों आंखें बातचीत की शुरुआत से ही जेरास को घूर रही थीं। आप ईआईए के सुप्रीम कमांडर हैं, जेरास ने थोड़े आश्चर्य से कहा जब उसने काले बालों वाले व्यक्ति को देखा और उसके चेहरे पर आश्चर्य की अभिव्यक्ति थी। हाँ, उसने संक्षिप्त उत्तर दिया जब जेरास ने अपनी सीट पर खड़े होने और चलने से पहले उसे स्वीकृति में सिर हिलाया। अगर वह अभी भी ईआईए का हिस्सा होता तो वह उस व्यक्ति के सामने झुक सकता था, लेकिन अब वह उनसे संबद्ध नहीं था। उनके नियम अब उसे बांध नहीं सकते थे, इसलिए उसके पास अत्यधिक सम्मानजनक होने का कोई कारण नहीं था। तुम्हें पता है, अगर तुम अभी जैसे ड्रैगन ग्रह पर गए तो तुम ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाओगे, है न? आदमी ने अचानक आवाज लगाई और जेरास ने अपने पैरों पर खड़े होकर उस आदमी की तरफ देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब था कि हमारे विपरीत ड्रैगन्स के रैंक में ट्रू स्यूडो यूनिवर्स ओरिजिन रैंक के विशेषज्ञ हैं।
और फिर भी वे अभी भी प्लेग से जूझ रहे हैं और हमारी मदद मांग रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन तुम भी सिर्फ स्यूडो यूनिवर्स ओरिजिन रैंक पर हो। तुम उनकी ज्यादा मदद नहीं कर पाओगे, ज़ेरास के हंसने पर आदमी ने कहा। चाहे उनके दुश्मन कितने भी मजबूत क्यों न हो, अचानक से एक नया स्यूडो यूनिवर्स ओरिजिन रैंक विशेषज्ञ प्रकट होने से निस्संदेह किसी तरह का संतुलन बिगड़ जाएगा। मुझे लगता है कि यह डर के कारण बस बैठे रहने और कुछ न करने से बेहतर विकल्प है, ज़ेरास ने जोर से कहा और आदमी की तरफ मुड़ा। कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें, ज़ेरास। यह आदेश कमांडर सिग्रिड से आया, जिसके हाव भाव अब बदल गए थे और उनकी जगह ध्यान ने ले ली थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा ज़ेरास ने कहा था। वह अब ईआईए का हिस्सा नहीं था। ईआईए के सुप्रीम कमांडर का अनादर करने पर ईआईए अपनी तलवारें उसकी गर्दन पर घुमा देगा। लेकिन उस आदमी ने अपना हाथ हवा में उठाया, जिससे पूरा कमरा चुप हो गया और फिर वह ज़ेरास की ओर कदम बढ़ाता हुआ उसके ठीक 2 मीटर पहले पहुंच गया। हम डर कर नहीं बैठे हैं, नौजवान। ये सिर्फ इतना है कि तुम्हारे विपरीत, जिसके अंदर गर्म खून बह रहा है, हम थोड़े ज्यादा शांत हैं और स्थिति का ठीक से आकलन कर सकते हैं। यह मुझे सिर्फ एक काय की बात लगती है। जब ड्रैगन आपके साथ होते हैं और फलते फूलते हैं तो आप उन्हें भाई की तरह प्यार करते हैं, खुद से कहते हैं कि आपने एक विश्वसनीय सहयोगी के साथ साझेदारी की है। लेकिन जब वे किसी समस्या का सामना करते हैं तो आप स्थिति का आकलन करेंगे और बैठने और कुछ न करने का बहाना ढूंढेंगे। आपने कहा कि ड्रैगन ने 5 साल पहले अपनी विपत्ति का सामना किया था। ये गियारन के हमले से 2 साल पहले की बात है, लेकिन आपने कुछ नहीं किया और देखते रहे, और अब आप मुझे बता रहे हैं कि आप उनकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास अपने महत्वपूर्ण मामले थे, जिसका मतलब आप मुझे गियारन के आक्रमण से लगा रहे हैं। आप मुझे क्या बेवकूफ़ समझते हैं? अध्याय 463, अपनी सीमा का पता लगाना। असंपादित अध्याय। मुझे खेद है दोस्तों, मुझे बस 1 घंटा दीजिए। ज़ीरा के उत्तर से कमरे में दबाव पागलपन की हद तक पहुंच गया क्योंकि पूरा कमरा ठंड से जम गया। इसका स्रोत कोई और नहीं बल्कि उसके सामने खड़े आदमी और हॉल के दूर छोर पर बैठे काले वस्त्र पहने व्यक्ति थे। यहां तक कि सर्वोच्च कमांडर को भी थोड़ा झटका और आश्चर्य हुआ, ज़ीरा की निर्भीकता से स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित। युवा लोग, वे वास्तव में पहले की तरह ही जल्दबाजी कर रहे हैं। क्या आपको याद है कि आपने पहले कैसे अपनी खेती खो दी थी? युवा आदमी, ये वही जल्दबाजी थी जिसने आपको अपंग बना दिया। मैंने सोचा था कि अब जब आपके पास थोड़ी ताकत है तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि आपने लगभग सब कुछ क्यों खो दिया था। लेकिन लगता है मैं गलत था। आप अभी भी पहले की तरह जल्दबाजी कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि इस बार यह हॉटनटॉट से भी बदतर है। ईआईए के सुप्रीम कमांडर ड्रेकन मुरो ने कहा, जबकि ज़ेरा की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गई थीं। थोड़ी सी ताकत से आपका क्या मतलब है? ज़ेरास ने पूछा, जब वह पूरी तरह से उस आदमी का सामना करने के लिए मुड़ा। उसने उस आदमी के शब्दों में थोड़ा विचलन महसूस किया था, कुछ ऐसा जो नोटिस करना मुश्किल था, लेकिन ज़ेरास उसे जल्दी भूलने वाला नहीं था। ओह, मेरा मतलब है कि जब आप पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों को चुनौती दे रहे थे तो आप खुद पर बहुत आश्वस्त लग रहे थे। कोई कह सकता है ऐसा इसलिए था क्योंकि आपने एक वैध बिंदु पेश किया था जिसका खंडन नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब मैं बस यही सोच रहा हूं कि क्या आप वास्तव में उतने साहसी होने की योग्यता रखते हैं जितने आप वास्तव में हैं। अगर आप सिर्फ अपने एक बार के आभा को दिखावा नहीं कर रहे हैं तो हम सभी के दिलों को खुश करने के लिए। ड्रेकन ने कहा। ज़ेरा के चेहरे पर अचानक एक मुस्कान आ गई, उसके गाल इतने फट गए कि वे सीधे उसके कानों तक पहुंच गए। क्या आप वास्तव में ये जानना चाहते हैं कि आप सभी कितने दयनीय हैं? ज़ेरास ने पूछा, जैसे ही उसने धीरे से अपने हाथ जेब से निकाले। क्या आपको लगता है कि आपके बेवकूफ़ गर्व को चुनौती दी गई है और अब आप उस थोड़े से गर्व को जितनी जल्दी हो सके वापस पाना चाहते हैं? इतना कि आप इसके लिए मौत का जोखिम उठाने को भी तैयार हैं? ज़ेरास ने एक गहरी मुस्कान के साथ पूछा, क्योंकि ड्रेकन अचानक हंसने लगा। फिर भी अगले सेकंड में अंतरिक्ष को विस्फोट करने का समय भी नहीं मिला, क्योंकि ड्रेकन ने अचानक अपने हाथों से तेजी से प्रहार किया। सर्वनाशकारी गति ज़ेरा के चेहरे पर तेजी से घूम रही थी, जबकि उस मिलीसेकंड के अंतराल के बीच मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। हे, क्लैप, बूम। तुरंत हाथ तुरंत दूसरे हाथ से जुड़ गया, क्योंकि यह तुरंत अपने ट्रैक पर पूरी तरह से रुक गया। स्पेस ने आखिरकार गति पकड़ ली क्योंकि यह तुरंत टुकड़ों में बिखर गया और दूर तक छर्रे फेंके और ईआईए ने मुख्य आधार की सबसे ऊपरी संरचना के शीशों को अचानक टुकड़ों में फटते हुए देखा। चेहरे में बहुत ज्यादा बदलाव के बिना ज़ेरास ने तुरंत उसके छिपे हुए हमलों को रोक दिया था और भले ही वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन वह उस युवक को 1 इंच भी हिला नहीं सका। बूम! तुरंत 3 और सर्वनाशकारी शक्तियां पूरे हॉल में भड़क उठीं और तुरंत ही ज़ेरास की ओर हर तरफ से 2 घूंसे बरस पड़े, जबकि उसके सिर के ऊपर की हवा तुरंत ही कट गई क्योंकि एक भयानक अंधेरे आभा से भरी एक विशाल काली दरांती ज़ेरा के सिर पर बिना किसी दया के वार कर रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर वे रोकने की हिम्मत नहीं करते तो शहर में एक आकाशगंगा रैंक विशेषज्ञ भी फट जाता।
दुर्भाग्य से उन्हें पता नहीं था कि वे आकाशगंगा रैंक विशेषज्ञों से नहीं लड़ रहे थे। हे, वह दिन जब मैं 4 EIA कमांडरों और यहाँ तक कि EIA के सुप्रीम कमांडर के साथ भी मुकाबला करूंगा। इस दिन का विचार मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। फिर भी मैं अभी भी निराश हूं। ज़ेरास ने पागलपन से फुसफुसाया और अगले ही सेकंड में उसने अपनी चाल चली। तुरंत हवा में विस्फोट हो गया क्योंकि कमांडर सिग्रिड ने हिंसक रूप से एक कदम आगे बढ़ाया और अगले ही सेकंड में वह ज़ेरास के पीछे दिखाई दिया। उसका मुक्का एक भयावह लाल ऊर्जा से भरा हुआ था जो पहले से ही उसकी रीढ़ की हड्डी पर वार कर रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर यह बिना किसी बचाव के जमीन पर गिरता तो युवक की रीढ़ की हड्डी को टुकड़ों में तोड़ देता, लेकिन उस आदमी ने मुक्का मारने के बाद बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। फिर भी उसका चेहरा बदल गया क्योंकि एक वस्तु अचानक ज़ेरा की रीढ़ के ठीक नीचे और अगले ही सेकंड में फट गई। धमाका, 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 टक्कर की आवाज़ गूंजी और कमांडर सिग्रिड का आधा सिर फट गया। अगले ही सेकंड में उसकी छाती धंस गई और उसके हाथ जो अभी भी मुट्ठी की तरह मुड़े हुए थे हवा में ऊपर की ओर उड़ गए और कमांडर सिग्रिड तुरंत उस गगनचुंबी इमारत से बाहर निकल गए जिसमें वे थे और हिंसक रूप से अन्य गगनचुंबी इमारतों को चीरते हुए उनमें एक अमानवीय आकार का छेद दिखाई दिया और वह दूर गायब हो गया। उसका भाग्य अज्ञात था। एक नीचे, ज़ेरास ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, हालांकि यह अभी भी एक पल से भी कम समय था जब उन्होंने उस पर हमला किया क्योंकि उसने अपने हाथों में बल लगाया था जिसे अब ड्रेकन ने कसकर पकड़ रखा था जो ज़ेरा की गति को रोकना चाहता था और अपने अधीनस्थों को उसे गंभीर रूप से घायल करने देना चाहता था। फिर भी उसका चेहरा बदल गया क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके जीवन का खौफ उसके पूरे दाहिने हाथ में हिंसक रूप से घुस गया। उसकी उंगलियां खून और गोर में फट गईं जो तुरंत राख में बदल गईं और हवा में बिखर गईं क्योंकि ड्रेकन अपने चेहरे पर भय के साथ तेजी से पीछे हट गया। अपने बाएं हाथ को बगल की ओर बढ़ाते हुए कमांडर लेविरॉन का मुक्का जो उसके चेहरे की ओर बढ़ रहा था उसकी हथेलियों से रुक गया क्योंकि ज़ेरास ने अपने अब मुक्त दाहिने हाथ को अपने सिर के ऊपर उठाया और तुरंत एक अत्यंत शक्तिशाली मौत की आभा से भरी हुई विशालकाय दरांती ज़ेरा की हथेली में जा गिरी। मरना, यह ऐसा था जैसे दो धातुएं आपस में टकरा रही हों क्योंकि दरांती तुरंत हवा में रुक गई, ज़ेरा की पकड़ से बाहर नहीं निकल पाए और एक और भी गहरी मुस्कान के साथ ज़ेरा की हथेली लाल स्केल वाले पंजे में बदल गई और उसने विशालकाय दरांती के किनारे पर ताकत लगाए। क्रैकैक, इस बार काले लबादे के नीचे मौजूद बैंगनी आंखें अपनी पूरी सीमा तक चौड़ी हो गईं क्योंकि दरांती दरारों में लिपटी हुई थी और फिर एक पल बाद धातु के टुकड़ों में फट गई। दयनीय, अध्याय 464, सेलेस्ट्रिया घाटी की ओर वापस जाना। दयनीय, ज़ेरा की तिरस्कार भरी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी और तुरंत ही पूरी दुनिया बदल गई और अगले कुछ सेकंड में कमांडर लेविरॉन के लिए अस्त व्यस्त हो गई। उसे तुरंत संरचना से बाहर फेंक दिया गया क्योंकि ज़ेरास ने उसे घटनास्थल से दूर फेंक दिया। बूम, कमांडर लेविरॉन को हवा ने हिंसक रूप से खरोंच दिया क्योंकि वह सीधे जगह से बाहर फेंका गया था, लेकिन कमांडर सिग्रिड के विपरीत उस पर बल बहुत शक्तिशाली नहीं था और उसने आसानी से अपने पैरों को गगनचुंबी इमारतों की दीवारों में से एक में पटक दिया। उसके पैरों के नीचे एक विशाल छेद दिखाई दिया, लेकिन वह उसे अपनी जगह पर रखने में सक्षम था। जब वह इमारत में वापस भागने के लिए तैयार हुआ तो उसकी आंखें सदमे में सिकुड़ गईं, लेकिन उसने खुद को रोक लिया क्योंकि वह थोड़ी देर के लिए EIA मुख्य बेस को देखता था, इससे पहले कि उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे और उसने अपना ध्यान उससे हटा लिया। बगल की ओर मुड़ते हुए वह अभी भी उस विशाल छेद को देख सकता था जिसमें सिग्रिड को उड़ा दिया गया था और तुरंत वह तेजी से उसकी दिशा में भागा। क्लैम्प, काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति जिसकी दरांती टुकड़ों में बिखर गई थी, ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जब पंजा हिंसक रूप से उसकी गर्दन पर जकड़ा गया तो वह एक मांसपेशी भी नहीं हिला सका। बायोम, EIA का मुख्य आधार पागलपन से कांप उठा, ढहने के कगार पर जब ज़ेरास ने आकृति को जमीन पर पटक दिया, अपने विनाशकारी कानून ऊर्जा को शरीर में स्थानांतरित कर दिया और वस्त्र के भीतर से वह दर्द की हल्की सी आह सुन सकता था जो कि स्त्री जैसी लग रही थी। छी, लेकिन इससे वह केवल खर्राटे भर पाया क्योंकि उसने उसके शरीर को ड्रेकेन की ओर फेंक दिया जो रास्ते से हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी भी बहुत नीचे था। वे दोनों एक दूसरे से टकरा गए और दुनिया पर जोरदार प्रहार किया, जबकि ड्रेकन खून की खांसी के साथ अपने बट पर गिर गया, जबकि काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने अपना हुड हटा लिया था क्योंकि वह ड्रेकन के पैरों के पास जमीन पर लुढ़क गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने तुम्हें इतना परिचित पाया। तुम मोनिका की माँ होनी चाहिए, ज़ेरास ने थोड़े आश्चर्य के साथ कहा क्योंकि वह उस महिला को देख रहा था जो वस्त्र के नीचे थी। मोनिका की तरह उसके भी लंबे बैंगनी बाल और आंखें थीं, उसकी ही प्रतिकृति, सिवाय इसके कि वह बहुत बड़ी थी। और वह ये निर्धारित कर सकता था कि मोनिका को हत्या करने वाली देवी क्यों कहा जाता था, शायद उसकी माँ की तरह ही मृत्यु कानून को नियंत्रित करने की क्षमता के कारण। तुम पहली व्यक्ति हो जिसे मैंने कानून को नियंत्रित करते देखा है। मृत्यु कानून को भी। तुम्हें बहुत पहले ही ब्रह्मांड मूल रैंक तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन तुम बहुत मूर्ख हो। कानून के लिए अपनी भावनाओं को त्यागना सच में बेवकूफ, ज़ेरास ने जोर से बड़बड़ाया जिससे महिला के माथे पर एक नस उभर आए। हालांकि ज़ेरास ने उससे ज्यादा परेशान नहीं किया।
मुझे उम्मीद है कि आपकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। ईआईए के सुप्रीम कमांडर जेरास ने कहा जब उसने उस आदमी को देखा जो अपने मुंह और नाक से बेकाबू होकर खून खांस रहा था। हालांकि यह एक साधारण ट्रो की तरह लग रहा था, जेरास ने उसे ड्रेकेन पर फेंकने से पहले आकृति के शरीर पर अपनी विनाशकारी आभा लपेटी थी। तुरंत उसका शरीर ड्रेकेन के संपर्क में आया, विनाश कानून तुरंत उसके शरीर में पारित हो गया। और अभी हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जिससे ड्रेकेन को बार बार खून की खांसी आ रही थी क्योंकि वह अपने सिस्टम के माध्यम से विनाशकारी ऊर्जा को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। ताली, CAAAP, ताली। ताली की आवाज़ सुनी जा सकती थी जैसे ही जेरास उस आखिरी आदमी की ओर मुड़ा जिसने लड़ाई की शुरुआत से ही कोई हरकत नहीं की थी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मिस्टर एथरिस्टन था और वह आदमी इस समय अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ ताली बजा रहा था। अद्भुत, वास्तव में अद्भुत। यहाँ तक कि 3 अल्टीमेट जियारन ने भी हमें हराने की बहुत कोशिश की, फिर भी वे ऐसा नहीं कर सके। और आपने बिना सांस फूले धरती की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक का सामना किया। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे बेटे क्विन कहते हैं कि आप धरती पर सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, मिस्टर एथरिस्टन ने कहा और जेरा के कान खड़े हो गए। आप क्विन के पिता हैं? क्विन वॉर्ड स्पेस, जेरास ने भौहें उठाकर पूछा और उस आदमी ने सिर हिलाया। छी, जेरास ने घटनास्थल से दूर जाने से पहले नाक सिकोड़ी। नक्शे के लिए धन्यवाद कमांडर सिल्वेनिया। जेरास ने महिला कमांडर को धन्यवाद दिया जो अभी भी सदमे में अपनी सीट पर थी और अगले ही पल ईआईए का मुख्य बेस एक तरफ झुक गया क्योंकि जेरा का शरीर तेजी से हवा को चीरता हुआ तेजी से आसमान में चढ़ गया और बादलों में गायब हो गया। अपने और अपने पुराने दोस्तों के बीच किसी भी तरह की भावना को सुलझा लेने के बाद वह अब भी जिस जगह को देखना चाहता था वह कोई और नहीं बल्कि सेलेस्ट्रिया वैली थी। उसका संगठन वहां मौजूद था और मियारा भी। योजक चिन्ह, सेलेस्ट्रिया वैली में मौजूद सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक पर एक सफ़ेद बालों वाला युवक खड़ा था जिसकी बाईं आंख में एक अजीब सा बिंदु था जो सेलेस्ट्रिया वैली को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। जब वह सेलेस्ट्रिया वैली को देख रहा था जो इस समय पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, निस्संदेह किसी भयानक टक्कर के कारण। यही वह जगह रही होगी जहां युद्ध हुआ था, जेरास ने मन ही मन सोचा क्योंकि वह उस जगह के चारों ओर पूरी तरह से तबाही देख रहा था। गैयारों का हरा खून भी अभी भी देखा जा सकता था जो कुछ इमारतों पर सूख गया था और लाल खून में भी मिल गया था। इस समय शहर में केवल मजदूर ही थे जो शहर को फिर से बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वह अच्छी तरह जानता था कि बहुत से लोग मारे गए होंगे और जो बचे होंगे उन्हें शहर से निकालकर दूसरे शहरों में भेज दिया गया होगा। उसकी नज़र उस बेस पर टिकी थी जो एक फैक्ट्री से संगठन में बदल गया था, लेकिन वह केवल मलबे को ही देख सकता था और यहाँ तक कि जिस लाइब्रेरी में वह कभी काम करता था उसका आधा हिस्सा भी नष्ट हो चुका था जबकि दूसरा हिस्सा पहले ही ढह चुका था। संगठन की शुरुआत का कारण दुनिया को सेलेस्ट्रिया की दुष्टता के बारे में बताना था। अब जब जेसन, उनकी रीढ़ की हड्डी मर गई है तो ये कहा जा सकता है कि संगठन का मिशन पूरा हो गया है। मुझे नहीं पता कि सिंड्रेल अभी भी संगठन को नियंत्रित कर रही है या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि जब जेसन सेलेस्ट्रिया की मौत की खबर उसके कानों तक पहुंचेगी उसे इसका एहसास होगा और वह संगठन को तितर-बितर कर देगी। अध्याय 465, इतनी जल्दी वापस। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा आर्या, जेरास ने खुद से सोचा और एक पल के लिए बैठ गया और बस दूर की ओर देखा। वास्तव में ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें वह मिस करता था। उसे अतीत की याद आती थी। वह अब भी चाहता था कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा अतीत में था। उसे ईआईए और उसके सभी दोस्तों की याद आती थी। इस सच्चाई को स्वीकार करना कि दोस्ती की सारी बातें झूठ थीं, वह अभी भी कुछ ऐसा था जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता था। ईआईए छोड़ने के बाद और लाइब्रेरी में काम करना शुरू करने के बाद उसने नए दोस्त, नए दल, नए संगठन बनाए। लेकिन 5 साल बाद, और वह भी उसके सामने था, इन सब ने उसके पिछले नए जीवन के भाग्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जो अब पूरी तरह से अनिश्चित है। ओलिन, मिस्टर जिम, आर्या, सिनेविल, फैटी झांग, मियारा, उनके भाग्य पूरी तरह से अज्ञात रहे, मृत या जीवित, उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। सत्य की खोज करना समय की बर्बादी होगी जो उसके पास विलासिता नहीं थी। वह सब कुछ भाग्य के हाथों में छोड़ सकता था। और एक बार फिर उसने एक और जीवन खो दिया था, एक इच्छा जो उसे अभी भी उम्मीद थी कि वह एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं थी। लेकिन वास्तविकता उसे बहुत जोर से मार रही थी। वे सभी आगे बढ़ गए होते। एक बार फिर, मेरे बिना। जेरास ने जोर से सांस छोड़ते हुए सोचा, उसके हाथ उसकी गर्दन पर पहने हुए हार की ओर बढ़ रहे थे। इसका मतलब केवल ये हो सकता है, मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा हूं। ये सब मुझे बताता है कि मैं अभी तक घर नहीं पहुंचा हूं। एक दिन मैं वापस घर पहुंचूंगा और आखिरकार अपने सच्चे लोगों से मिलूंगा, वह जगह जहां मैं वास्तव में हूं। जेरास ने खुद को दृढ़ विश्वास के साथ सोचा क्योंकि वह आकाश की ओर देखने से पहले सीधा खड़ा था जहां अंतरिक्ष यान दिखाई दे रहे थे, उसका इंतजार कर रहे थे। हालांकि यह मज़ेदार है, जब मैं छोटा था तो मैंने हमेशा सेलेस्ट्रिया से बदला लेने का सपना देखा था। लेकिन अब जब मैं इस दुनिया के शिखर पर खड़ा हूं,
मैं पीछे मुड़कर खुद को सोचने से रोक नहीं सकता। बदला लेने का मेरा विचार कितना सांसारिक था। ये शब्द वीरान आभा में गूंज उठे, जैसे ज़ेरा के सामने की जगह फट गई हो और वह उसमें प्रवेश कर गया हो। जीवन आगे बढ़ता रहता है। समय समय पर अतीत के बारे में सोचना अच्छा था, लेकिन इसके बारे में उदास रहने से कोई फायदा नहीं होगा। हर कोई आगे बढ़ चुका था, शायद अब समय आ गया था कि वह भी आगे बढ़े। तुम आखिरकार वापस आ गए। ज़ेरा के कानों में स्त्री की आवाज़ गूंजी जब उसने आगे देखा और तीनों परम जियारन को अपनी ओर देखते हुए देखा। तुम सच में बहुत जल्दी वापस आ गए। मुश्किल से 2 दिन हुए हैं, डार्वे ने कहा। ज़ेरा ने कंधे उचका दिए। मैंने वह सब कुछ पहले ही पूरा कर लिया है जो मैं करना चाहता था। ठीक है, लगभग सब कुछ। यह अच्छा है, हमने अभी अभी प्रस्थान की तैयारी भी पूरी की है। तुम सही समय पर आए हो, सिल्विया ने कहा और ज़ेरास ने सिर हिलाया, लेकिन जल्द ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपना संचार उपकरण निकाला और उसे डार्वे की ओर फेंक दिया, जिसने उसे अपनी हथेलियों में पकड़ लिया। एक नक्शा, उसने भौहें चढ़ाकर पूछा। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि जब हम वापस जा रहे हैं तो क्या हम उस क्षेत्र से गुजरेंगे? ज़ेरास ने ड्रैगन ग्रह पर ले जाने के लिए जियारन का उपयोग करने की इच्छा से पूछा। हम पृथ्वी पर आते समय इस ग्रह पर आए थे और अब हम अभी भी सोच रहे हैं कि क्या हम इससे बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोज सकते हैं, डार्वे ने कहा और ज़ेरा का दिल बैठ गया। क्या तुम इससे क्यों बचना चाहते हो? क्या इसमें कोई समस्या है? ज़ेरास ने पूछा और डार्वे ने फ़ोन वापस उसकी ओर फेंका और ज़ेरास ने उसे अपनी हथेली में पकड़ लिया। वह दुनिया प्लेग का सामना कर रही है। ऊपरी लोकों में भी एक विशेष प्रकार का प्लेग शायद 500 वर्षों में एक बार होता है। जब हम उसके पास से गुजरे तो ग्रह लगभग सूख चुका था और पूरी तरह से एक काली गैस से ढका हुआ था। ये केवल समय की बात थी कि यह एक काले तारे में बदल जाए और प्लेग के लिए जिम्मेदार दुष्ट इकाई द्वारा पूरी तरह से हावी हो जाए। डार्वे ने ज़ेरास के पास से गुजरते हुए बाहर निकलने की ओर कहा। मैं और जानना चाहता हूँ, ज़ेरास ने कहा। जब डार्वे उसके पैरों पर रुका, उसके चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। और ऐसा क्यों है? उसने भौहें चढ़ाकर पूछा। क्योंकि मैं उस ग्रह पर जा रहा हूं ताकि उस प्लेग को ठीक कर सकूं, ज़ेरास ने कहा और डार्वे का चेहरा उतर गया और वह खुद पर हंसने लगा। क्या तुम मूर्ख हो? क्यों? क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बताया कि जब हम इस जगह पर आ रहे थे तो हमें संक्रमण के डर से उस ग्रह से भागना पड़ा था और अब हम इससे बचने के लिए एक नया रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तुम चाहते हो कि हम वहां जाएं। क्या ये बात आपके कानों को बेवकूफ़ी भरी नहीं लगती? डार्वे ने भौहें चढ़ाकर पूछा, जबकि ज़ेरास उसे शून्य दृष्टि से देख रहा था। ये सच में थोड़ा बेवकूफ़ी भरा लग सकता है, बेशक तुम्हें, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। साथ ही मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ, बस मुझे वहां छोड़ दो। तुम ग्रह से हज़ारों मील दूर मेरा इंतज़ार कर सकते हो। मैं अकेला जाऊंगा, ज़ेरास ने कहा और डार्वे हंसा। मुझे लगता है कि तुम नहीं समझ रहे हो कि तुम ज़ेरास के साथ क्या कर रहे हो। अगर तुम उस ग्रह में प्रवेश करोगे, तुम मर जाओगे, और जब तुम मरोगे तो इसका मतलब है कि सौदा टूट गया है और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, जिससे यहाँ हमारी यात्रा पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। जब तुम मरोगे तो तुम अकेले प्रभावित नहीं होगे, ज़ेरास, हम भी प्रभावित होंगे। जो उस मार्ग के लिए काम करना मुश्किल बनाता है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, चाहे तुम कितना भी फैंसी या कितना भी कठिन प्रयास करो। डार्वे ने कहा, लेकिन ज़ेरास ने जिद करते हुए अपना सिर हिलाया। मैं उस ग्रह पर जाऊंगा, डार्वे, चाहे तुम्हें ये पसंद हो या न हो। अगर तुम्हें मेरी जान बचने और डील को बरकरार रखने की परवाह है, तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मुझे बताओ कि ग्रह पर क्या गड़बड़ है और प्लेग का क्या मतलब है। ज़ेरास ने अंतिम रूप से कहा, जैसे ही डार्वे के सिर पर नस चढ़ गई। अब उसे सिरदर्द होने लगा था। तुम ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करोगे? हम यहाँ तुम्हारी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, मेरी नहीं, डार्वे ने कहा, जबकि ज़ेरास भावशून्यता से दूर की ओर देख रहा था। चलो अब चलते हैं। अध्याय 466, वासागो, शापित 1। उसने हमारी दुनिया में बहुत गहराई तक प्रवेश कर लिया है, मेरे राजा। उसका दुष्ट सार जल्द ही तीसरे विशालता तक पहुंच जाएगा। हमारी सेनाएं बिना किसी प्रतिरोध के तेजी से हार रही हैं। वे अपने ही किसी व्यक्ति की गर्दन में ब्लेड डालने के लिए दिल से बहुत कमज़ोर हैं। शब्द गुफा जैसे हॉल में गूंज उठे, जहां कुल 5 आकृतियां मौजूद थीं, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल था जिसने अभी अभी बात की थी, जो वर्तमान में जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, अपने हाथों को अपनी छाती पर रखे हुए था और सिंहासन पर बैठे व्यक्ति का सामना कर रहा था। एक आदमी जिसकी ऊंचाई 3 मीटर तक पहुंची, जिसके लंबे क्रिस्टल नीले बाल थे और जिसके तराजू के हर इंच पर नीले रंग के तराजू थे। उसके हर तराजू में तारों की रोशनी चमक रही थी। उसके हर तराजू में एक दुनिया के मौजूद होने का भ्रम था। वह अपने भव्य नीले रंग के सिंहासन पर बैठ गया। उसके हाथ उसके सिंहासन की बाजू पर रखे हुए थे, जबकि उसके सामने कुल 5 लोग बैठे थे। वे लगभग 2 मीटर लंबे थे और उनमें से प्रत्येक के पास क्रमशः लाल, सुनहरे और काले रंग के शल्क थे। सेनाओं में मौजूद काले ड्रैगन के बारे में क्या? उनके पास लगभग कोई भावना नहीं है।
वे कैसे हार सकते हैं? पत्थर की दीवारों से शब्द निकले, इस बार उनके बीच बैठे काले रंग के शल्क वाले व्यक्ति के, जब वह अपनी सीट से उठा और घुटनों के बल बैठे दूत की ओर बढ़ा। इस युद्ध में काले रंग के ड्रैगन निस्संदेह सबसे शक्तिशाली हैं, मेरे प्रभु। लेकिन वे ही सबसे अधिक उनके सार के सामने गिरते हैं। भले ही उन्हें एक दूसरे को मारने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन प्रत्येक काले रंग के ड्रैगन का सामना दूसरे काले रंग के ड्रैगन से हुआ। वे इस युद्ध में बिल्कुल भी मददगार नहीं हैं। ये कहा जा सकता है कि बेहतर होगा कि वे इस युद्ध से बाहर रहें। घुटनों के बल बैठे शल्क वाले व्यक्ति ने अपना सिर उठाते हुए कहा। उसका चेहरा भूरे रंग के शल्कों से सजा हुआ था, उसकी भूरी आंखें काले रंग के शल्क वाले व्यक्ति को देख रही थीं। तुम्हारी आंखें मुझ पर क्रोध से भरी हैं। तुम्हारे शब्द असंगत हैं और उनमें एक सच्चे ग्रे ड्रैगन के दृढ़ विश्वास का जरा सा भी अंश नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें बेवकूफ़ बना सकते हो, वासागो? क्रोध की दहाड़ उस आदमी के होठों से निकली। जैसे ही ग्रे ड्रैगन को उसके बालों से तुरंत ऊपर उठाया गया, अगले ही सेकंड में उसकी छाती में एक बड़ा छेद दिखाई दिया, जैसे कि काले स्केल वाले आदमी के चेहरे पर एक धड़कता हुआ कोर दिखाई दिया। और उसने उस दूत को घूरा, जिसके मुंह से काला खून बह रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर एक क्रूर और मजाकिया मुस्कान थी। इतना शत्रुतापूर्ण होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ उस मासूम की आत्मा को उधार लिया है ताकि मैं उससे बात कर सकूं। तुम्हारा इतना महान राजा जो अपने लोगों को एक दूसरे के खिलाफ अपनी तलवारें घुमाते हुए देखकर बैठा था, दूत ने मजाक में जोर से कहा। जैसे ही काले स्केल वाले आदमी के चेहरे पर नसें उभर आईं और उसने अपने हाथ हिलाने की तैयारी की, लेकिन पाया कि वह 1 इंच भी नहीं हिल सकता। उसका पूरा शरीर बंद हो गया है। मुझे उसके शब्द सुनने दो। अपेक्षित आवाज के विपरीत सिंहासन पर बैठे व्यक्ति से ही आवाज निकली। जब ओफिर ने महसूस किया कि उसके शरीर का नियंत्रण उसके पास वापस आ गया है, और उसने दूत के शरीर को सिंहासन पर बैठे व्यक्ति के सामने फेंक दिया। छी! दूत ने अपने पैरों पर खड़े होते हुए कहा। उसकी छाती में मौजूद विशाल खोखला स्थान उसे बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं लग रहा था। आखिरकार हम आमने सामने मिले, एरोन। सब कुछ कैसा रहा? आशा है कि आप समाचार का आनंद ले रहे होंगे, वासागो ने दुष्टता से कहा, जबकि सिंहासन पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर खालीपन बना रहा। मैंने सुना है कि आप बहुत बातूनी नहीं हैं, न ही रणनीतिकार हैं। इसलिए मैं भी सीधे मुद्दे पर आने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको वह सब बता दिया है जो मैं यहाँ आने के तुरंत बाद चाहता था। मुझे इस दुनिया में मौजूद सबसे शक्तिशाली जेड ड्रैगन के अलावा कुछ नहीं चाहिए था। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम भी नहीं, वासागो ने कहा, और हॉल में सन्नाटा छा गया। लेकिन तुम जिद्दी बने रहे, देखना चाहते थे कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। शायद मैं तुम्हारे गर्व के लायक नहीं हूँ, और अब मेरे पास पूरी ड्रैगन आबादी के 30% के दिमाग हैं। अभी जब मैं बोल रहा हूँ, ड्रैगन मरकर जमीन पर गिर रहे हैं। वे दोनों जिन्हें मैं नियंत्रित करता हूँ और वे जो अभी भी आज़ाद हैं, वे सभी तुम्हारे लोग हैं। फिर भी वे अपने प्रियजनों के हाथों इतनी बेवकूफ़ी से मर रहे हैं। क्या ये तुम्हें परेशान नहीं करता? तुम इस बारे में कुछ न करने के लिए कितने असहाय हो। ये संख्या बढ़ती ही रहेगी, और अभी मैं पहले ही तीसरी विशालता में घुसपैठ कर चुका हूँ और अपने सार को तेजी से आगे बढ़ा रहा हूँ। बस 10 साल और मैं इस ग्रह पर मौजूद हर चीज़ को राख में बदल दूंगा। ठीक तब तुम्हारे पास अपने इस पिंजरे से बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, वासागो ने अपने मुंह पर और भी ज्यादा जंगली मुस्कान के साथ कहा। फिर भी नीले रंग के शल्क वाले आदमी के चेहरे पर कोई हलचल नहीं दिखी, एक भी लहर नहीं, यहाँ तक कि उसके बाल भी अपने सामान्य झुरमुट से अलग नहीं हुए, न ही उसके चेहरे पर एक भी भाव बदला। क्या यही वह बात है जिसके लिए तुमने मुझे बताने के लिए 3 साल से ज्यादा की तैयारी और योजना बनाई है? एरोन ने अपने चेहरे पर उसी उदासीन भाव के साथ पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं जो मांगने आया हूँ वह एक सौदा है। मुझे तुम्हारी दुनिया से बस तुम चाहिए थे, और सिर्फ तुम। मुझे खुद को दे दो और मैं अभी तुम्हारे लोगों को रिहा कर दूंगा। ये अर्थहीन मौतें उसके बाद बंद हो सकती हैं, क्या तुम यह नहीं देखना चाहते? वासागो ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, जबकि एरोन उसकी काली आंखों में देख रहा था। मेरे सभी लोगों को अभी रिहा करो, वासागो। मैं डार्क श्राइन में आऊंगा। चलो इस निरर्थक युद्ध को एक एक करके सुलझाते हैं, एरोन ने कहा, और इस बार न केवल कमरे में मौजूद अन्य ड्रैगन के चेहरे में भारी बदलाव आया, यहाँ तक कि वासागो का चेहरा भी पूरी तरह से भयावह हो गया। अध्याय 467, वासागो, शापित 2। तुम सच में आ रहे हो? वासागो ने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही वह होश में आया और एरोन की ओर देखा, उसका सदमा अभी भी कम नहीं हुआ था। ये जानना जरूरी है कि वह लगभग 5 साल से ड्रैगन को परेशान कर रहा था। उसने युद्ध शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि वह क्या चाहता है। फिर भी एरोन 5 साल की अवधि के दौरान चुप रहा, उसने कोई कदम नहीं उठाया। जैसा कि एरोन ने कहा था, उसे इस घटना की योजना बनाने में 3 साल से ज्यादा लग गए थे कि वह उसके सामने आ सके, और अब उसने आखिरकार अपना फैसला कर लिया। तो अचानक उसके हाव भाव में कोई खास बदलाव नहीं आया।
हालांकि उसने युद्ध इसी के लिए शुरू किया था, लेकिन वह एरोन की आरामदेह स्थिति को लेकर असहज महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। तुमने अपना सौदा कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम खुश रहोगे। ऐसा क्यों है कि मैं तुम्हारी आंखों में सिर्फ खौफ ही देख रहा हूं? एरोन ने वैसेगो के चेहरे पर दुष्ट मुस्कान के साथ उसी उदासीन आंखों से पूछा। मैंने तुम्हारे सभी लोगों को रिहा कर दिया है। वे सभी अब मेरे नियंत्रण में नहीं हैं। अब मैं तुम्हारे हिस्से के सौदे का इंतजार करूंगा। जल्द ही मिलते हैं, एरोन, वैसेगो ने कहा और अगले ही सेकंड में संदेशवाहक का शरीर एरोन की ओर आगे की ओर गिर गया, जिसने उसे अपने हाथों में पकड़ लिया। इससे पहले कि वह जमीन पर गिरता, ये पहली बार था जब उसे अपने सिंहासन से उठना पड़ा था। तुरंत उसकी हथेलियों से नीली रोशनी चमक उठी और संदेशवाहक को नीले अवरोध में ढक दिया, क्योंकि ओफिर के हाथों में मौजूद कोर अचानक दूर चला गया और एरोन की ओर तैरने लगा, जिसने उसे उस आदमी की छाती में डालने से पहले पकड़ लिया। तुरंत ही वह और भी अधिक चमकीली सार रोशनी के साथ बाहर निकल आया और कमरे में मौजूद सभी लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए उन्होंने देखा कि दूत की छाती में मौजूद विशाल छेद तेजी से भर गया और अगले ही सेकंड में उसका एक बार मृत कोर शक्तिशाली रूप से धड़कने लगा और उसने धीरे धीरे अपनी सांस और रंग वापस पा लिया, क्योंकि उसके भूरे रंग के तराजू एक बार फिर से चमकने लगे। चमक, ग्रे प्रकाश कमरे से बाहर निकल आया, जैसे कि प्रकाश की एक चमकदार चमक ने पूरे गुफा क्षेत्र को रोशन कर दिया और दूत अपने राजा के हाथ से उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ उसकी छाती पर चले गए, जिसे देखकर उसने सपना देखा था कि अचानक छेद बंद हो गया है, और तुरंत वह एक घुटने पर बैठ गया, सिर सम्मान में झुका हुआ था। आप अब जा सकते हैं, योद्धा, एरोन ने कहा और दूत खड़ा हुआ और तुरंत बाहर निकलने की ओर बढ़ गया। आह, मेरे बेचारे लोग, वे इससे अधिक के हकदार थे, एरोन ने एक आह भरते हुए कहा और अपने सिंहासन पर वापस चला गया, जिससे कमरा एक बार फिर से पूर्ण मौन में घिर गया। मुझे मत बताओ कि तुम वासागो की चाल में फंस गए हो, एरोन, काले रंग के व्यक्ति ने सिंहासन पर बैठे व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा। मुझे लगता है कि एरोन सही है, हम अब अपने लोगों को निरर्थक मरने की अनुमति नहीं दे सकते। कुछ तो करना ही होगा, लाल रंग के व्यक्ति ने कहा, जिससे काले रंग के व्यक्ति के चेहरे पर एक नस उभर आई। तुम्हारा क्या मतलब है कि हमारे ज्यादातर लोगों को निरर्थक मौत मरना बंद कर देना चाहिए? मेरा कोई भी निरर्थक मौत नहीं मरा, उन्होंने एक शानदार जीवन जिया और एक शानदार मौत मरी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि वासागो की क्षमता क्या है। एक विचार से वह ड्रैगन के दिमाग और शरीर पर पूर्ण नियंत्रण कर सकता है जब उसका सार उन्हें छूता है, यहाँ तक कि हम भी उसकी क्षमता से अछूते नहीं रह सकते। उसकी चाल दिन की तरह साफ है। एरोन यहाँ एक जेड ड्रैगन है जो इस दुनिया में मौजूद सभी अन्य ड्रैगन को नियंत्रित कर सकता है। एक विचार से एरोन मुझे पूरी तरह से हिलने से रोक सकता है, और एक विचार से वह मुझे मेरे घुटनों पर ला सकता है। क्या तुम जानते हो कि अगर वह एरोन के शरीर पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लेता है तो क्या होगा? वह इस ग्रह पर मौजूद सभी ड्रैगन को आसानी से नियंत्रित कर सकता है। अगर उसे उसके मन को नियंत्रित करने की जन्मजात क्षमता के साथ जोड़ दिया जाए तो वह हम सभी को एक ही झटके में मार सकता है। एक बार एरोन के साथ मिल जाने पर उसके पास हम सभी को खत्म करने की शक्ति होगी। बेशक उसके लिए हमारे सभी लोगों को एक पल में जाने देना आसान है, क्योंकि एक बार जब उसकी योजना उसके हिसाब से हो जाती है तो यह एक पल से भी कम समय में खत्म हो जाएगा। ओफिर ने हाकोन पर चिल्लाया, जो अपनी सीट पर बैठ गया और चुप रहने का फैसला किया। वह अच्छी तरह जानता था कि उसका सहयोगी पूरी तरह से सही था। वासागो वास्तव में एक भयानक दुश्मन था, और तुम्हें लगता है कि मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा? क्या तुम ऐसा सोचते हो, ओफिर? एरोन ने पूछा, अब ओफिर को घूरते हुए। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या पूरे अस्तित्व में कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक ही साधना अवस्था में रहते हुए आपको युद्ध में हरा सकता है, तो मैं कहूंगा कि ऐसा व्यक्ति अभी तक पैदा नहीं हुआ है। यहाँ तक कि हमारे पूर्वज ड्रैगन भी आपको हराने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं यदि वे आपके समान ही साधना अवस्था में हों। लेकिन आप भी मेरी तरह अच्छी तरह जानते हैं कि वासागो शारीरिक रूप से नहीं लड़ता है। वह बहुत बुरा प्राणी है, वह तत्व बन गया था और अमर था। ऐसे व्यक्ति को हराने के लिए केवल शारीरिक शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, और यही वह चीज़ है जिसमें तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तुम मन की लड़ाई में बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं हो, एरोन। ये तुम्हारा सबसे कमजोर पक्ष है और तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी का सबसे मजबूत पक्ष। यदि तुम मुझसे लड़ते हो तो मुझे डर है कि तुम एक हारने वाली लड़ाई लड़ोगे, मेरे राजा। ओफिर ने विश्लेषण किया, क्योंकि एक और खामोशी छा गई इससे पहले कि वे सभी अपना ध्यान सीट पर बैठे सुनहरे रंग के व्यक्ति की ओर मोड़ें, जिसने एक भी शब्द नहीं कहा था। तुम क्या सोचते हो, स्वर्ण सम्राट? एरोन ने पूछा, जैसे ही सुनहरे रंग के व्यक्ति वोनेक के पिता ने अपनी आंखें खोलीं। हम लड़ेंगे, उसने कमरे में मौजूद सभी लोगों को चौंकाते हुए घोषणा की। क्या तुम निश्चित हो, रेमंड? तुम वाकई लड़ने का फैसला करते हो? ओफिर ने चौंकते हुए पूछा, जब रेमंड धीरे धीरे अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसने हमें दिखा दिया है कि वह क्या आतंक मचाने में सक्षम है। अब समय आ गया है कि हम उसे ड्रैगन का आतंक दिखाएं, भले ही हम सब इस युद्ध में मर जाएं।
हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उसकी मृत्यु तक हमारी लड़ाई की यादें हमेशा उसके सपनों में बनी रहें। अध्याय 468, एक दयनीय और अकेला कर्म। एक महामारी। यह एक ऐसी इच्छा है जो अमर नहीं रह जाती, और प्राचीन प्राणी फिर से जागृत हो जाता है, जो मुख्य रूप से एक दुष्ट इकाई है, या दुनिया की इच्छा अपने लोगों पर क्रोधित हो जाती है। इन तीनों में से कोई भी कारण महामारी का कारण बन सकता है, डार्वे ने अपने बगल में खड़े युवक को समझाया, जब वे विशाल मदरशिप के मुहाने पर खड़े थे। भले ही यह वर्तमान में 15 मैक की दिमाग सुन्न करने वाली गति से आगे बढ़ रहा था, वे दोनों उस पर खड़े थे और गति से उड़ नहीं पाए, जो केवल उनके बालों को झकझोरने के लिए पर्याप्त थी। और जब आप पिछली बार ड्रैगन के ग्रह से गुजरे थे, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी महामारी का कारण क्या हो सकता है? ज़ेरास ने पूछा, उसकी आवाज़ में दिन की तरह स्पष्ट सावधानी थी। उसने वास्तव में इसके बारे में सोचा था और अच्छी तरह से जानता था कि यह वैसा ही था जैसा उन्होंने कहा था। अगर ड्रैगून के ग्रह में वास्तव में छद्म ब्रह्मांड मूल रैंक है, फिर भी वे अन्य जातियों से मदद मांग रहे थे, तो यह दिखाता है कि मामला कितना गंभीर था। एक छद्म ब्रह्मांड मूल रैंक शायद ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा हलचल पैदा नहीं करेगा। दुनिया की इच्छा का क्रोधित होना प्लेग का सबसे दुर्लभ रूप है। सभी दुनियाओं में इच्छा शक्ति नहीं होती। आपको कभी भी ऐसा कोई विश्व नहीं मिलेगा जिसके पास निचले ब्रह्मांड में अपनी इच्छा शक्ति हो। कोई भी दुनिया इतनी लंबी नहीं रही है और न ही उसे ऐसा करने के लिए ब्रह्मांडीय बल का आशीर्वाद मिला है। यह आसानी से दुनिया की इच्छा शक्ति को समीकरण से बाहर कर देता है। दूसरा कारण, जो कि एक प्राचीन इकाई का फिर से जागना है, मुझे ज्यादा आश्वस्त करने वाला लगता है। इस अजीबोगरीब काली गैस को देखते हुए जिसने पूरे ग्रह को ढक लिया है, आप कह सकते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि एक दुष्ट इकाई फिर से जाग रही है, डार्वे ने अपनी आवाज में आत्मविश्वास के साथ कहा। एक दुष्ट इकाई फिर से जाग रही है। ये केवल किसी बेवकूफ द्वारा गलत बटन दबाने या जैसा कि आपने पहले कहा, किसी प्राचीन अमर इकाई के कारण हो सकता है। जब आप किसी चीज को वास्तव में चाहते हैं तो उसे प्राप्त न करना लगभग असंभव होगा। ज़ेरस ने अपने सामने हरे एलियन को देखने से पहले संकुचित आंखों से खुद को सोचा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कोई प्लेग को कैसे हरा सकता है? ज़ेरस ने पूछा, जबकि डार्वे ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, प्लेग को हराया नहीं जा सकता। ठीक है, कम से कम आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए तो नहीं। प्लेग को हराने के लिए आपको इसे उसके सबसे मजबूत बिंदु पर हराना होगा। आपको ये जानना होगा कि अधिकांश प्लेग लाखों वर्षों से जीवित हैं, जो वर्षों में उनकी जो भी अनूठी क्षमता है उसे सैकड़ों मिलियन गुना मजबूत करते हैं। उन्हें हराने में सक्षम होना स्वर्ग तक पहुंचने जितना ही कठिन होगा, डार्वे ने कहा, जबकि ज़ेरस ने अपनी आंखें संकुचित कर लीं। यदि उन्हें हराना इतना कठिन है तो ऊपरी क्षेत्र अपने प्लेग का ख्याल कैसे रखता है? उसने संदेह से पूछा। ऊपरी क्षेत्र में एक प्लेग शक्ति मौजूद है। इनमें ऐसे लोग शामिल हैं जिनका मुख्य काम ऊपरी क्षेत्र में घूमना और विपत्तियों या ऐसी चीज़ों की देखभाल करना है जो विपत्ति बनने की क्षमता रखती हैं। उनके समूह में प्रवेश के लिए उनकी ज़रूरतें ब्रह्मांड मूल रैंक पर एक साधना आधार है। यदि आप ब्रह्मांड मूल रैंक पर पहुंचते हैं तो इसका मतलब है कि अपनी अनूठी क्षमता को निखारने में कई साल लगेंगे। आप खुद एक विपत्ति के समान होंगे। केवल ऐसे लोग ही विपत्ति को हराने की उम्मीद कर सकते हैं, डार्वे ने समझाया जब ज़ेरास ने सिर हिलाया। विपत्ति को हराने के लिए उसे उसके सबसे मजबूत बिंदु पर हराएं। ज़ेरास ने अपनी सांस के नीचे सोचा जब अचानक उसे अपने पैरों में हल्की सी गूंज महसूस हुई, जो कि मदरशिप के रुकने का नतीजा था। मुझे लगता है कि हम इतने समय तक तुम्हारे साथ रह सकते हैं ज़ेरास। इससे ज्यादा, और हम एक अनावश्यक जोखिम उठाएंगे। शुभकामनाएं, डार्वे ने कहा जब ज़ेरास ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। तभी अचानक उसे लगा कि कोई हाथ उसकी बाहों को पकड़ रहा है। ज़ेरास उसके पीछे मुड़ा और उसने डार्वे की 6 आंखों को देखा जो उस समय एक तीव्र हरी रोशनी चमक रही थी। तुम्हें पता है कि तुम मर नहीं सकते, है न? ज़ेरा के चेहरे पर मुस्कान आते ही डार्वे ने पूछा। तुम बहुत ज्यादा चिंता करते हो, डार्वे, उसने जवाब दिया, जैसे ही उसकी बांह की पकड़ ढीली हुई और अगले ही सेकंड में वह भयानक गति से आगे की ओर बढ़ा, तेजी से अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में गायब हो गया। उसके पीछे एक ज्वलंत लाल रोशनी उड़ रही थी। तुम्हें क्या लगता है वह ऐसा क्यों कर रहा है? उसके बचने की संभावना बहुत कम है। डार्वे के बगल में स्त्री की आवाज गूंजी, जब सिल्विया अचानक उसके बगल में आ गई। आह, वह सिर दर्द है। स्मार्ट दिखता है, फिर भी कभी कभी बेवकूफ़ी भरे कदम उठाता है, डार्वे ने कहा। उसकी थकान दिन की तरह साफ थी। तुम्हें पता है, उस प्लेग वाली दुनिया में उसके जाने से हमारे मिशन पर बहुत असर पड़ता है। अगर उन्हें पता चलेगा कि हम इतने सारे सैनिकों को खोने के बाद भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, तो उच्च अधिकारी क्रोधित हो जाएंगे, सिल्विया ने याद दिलाया, जबकि डार्वे की आंखें सिकुड़ गई थीं। मुझे पता है। तो फिर तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम उसे ज्यादातर समय अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने क्यों देती हो? ये पहली बार है जब मैंने पिछले कुछ महीनों में तुम्हारा वह रूप बार बार देखा है, सिल्विया ने पूछा। उसकी भौहें भ्रम में सिकुड़ी हुई थीं।
वह अच्छी तरह जानती थी उनमें से डार्वे नेता की तरह था और ऐसा उसकी बहुत उच्च बुद्धि के कारण था। वह आदमी कभी भी हाँ या ना नहीं कहता था जब तक कि वह किसी प्रश्न या अनुरोध के पीछे की हर बात के बारे में अच्छी तरह से न सोच ले, और फिर वह सबसे उपयुक्त उत्तर देता था। लेकिन जेरास के साथ उसने देखा था कि डार्वे ने ऐसे उत्तर दिए थे जो निस्संदेह मिशन के विरुद्ध थे। जेरास ने जो भी पूछा था उसका उसे सबसे अच्छा उत्तर नहीं मिला। सिल्विया के लिए यह एक बहुत ही अजीब धारणा थी, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में उसने जिस तरह के डार्वे के साथ काम किया था उसे देखते हुए मैं बस 80% रक्तरेखा शुद्धता धारक के बिस्तर के पास नहीं जाना चाहता। यही होना चाहिए, डार्वे ने उत्तर दिया। उसकी आवाज़ में उसका भ्रम दिन की तरह स्पष्ट था। वह अच्छी तरह से जानता था कि यह झूठ था। उसे जेरा के 80% रक्तरेखा शुद्धता धारक होने की इतनी परवाह नहीं थी। उसे जो परवाह थी वह जेरा का कर्म था जिसे उसने अपनी कर्मपूर्ण आंखों से देखा था। एक बहुत ही दयनीय और अकेला कर्म। अध्याय 469 वोनेट की खोज। यह अंतरिक्ष के अंधेरे विस्तार में तैरता हुआ एक विशालकाय तारा था। एक तारा जो पृथ्वी के आकार से लगभग 3 गुना बड़ा था। और अभी यह एक तीव्र अंधकार में ऊर्जा के साथ बाहर निकल रहा था, जिससे एक प्रकार का काला धुआं बन रहा था जो धीरे धीरे ग्रह के चारों ओर जल रहा था। इस विशालकाय तारे के सामने एक छोटा सा प्राणी खड़ा दिखाई दे रहा था। उसका शरीर लाल रंग की ऊर्जा से लिपटा हुआ था। जब वह तारे को देख रहा था तो उसकी आंखों में एक सतर्क भाव था। ये बहुत अजीब है, फिर भी बहुत परिचित है, जेरास ने चौंककर खुद से कहा जब उसने जलती हुई काली गैस को देखा। गैस उसके लिए बहुत परिचित थी, ये बहुत करीब थी, एक लंबे समय से खोए हुए भतीजे की तरह। फिर भी उसे लगा कि यह एक ही समय में अजीब भी है, जैसे कि वह इससे पहले कभी नहीं मिला था। लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था कि वह अपना सारा ध्यान इस पर लगा सके, इसलिए उसने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने दिमाग को मजबूत किया। उसके पैरों के नीचे की जगह बाहर की ओर लहरा रही थी, एक गोलाकार लहर। जैसे ही वह अगले सेकंड में जहां वह खड़ा था वहां से गायब हो गया और जलती हुई गैस में गायब हो गया। जेरास के सामने जो आया वह एक अविश्वसनीय रूप से उजाड़ दुनिया थी। जब उसने दूर तक देखा तो प्राचीन खंडहरों की आभा बिखेर रही थी। उसकी आंखों में विशाल चोटियों का नजारा भर गया। फिर भी उसने जो देखा वह प्राचीन चोटियों में से एक भयानक आभा थी। वे एक खास तरह की मृत भावना को विकीर्ण कर रहे थे, जिसने स्वचालित रूप से उसके सीने में दिल की धड़कन को तेज कर दिया। पौधे पूरी तरह से सूख गए थे, उनमें से कुछ जमीन पर गिर गए और तुरंत ही काली गैसों में बिखर गए। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जेरास ने मुश्किल से निगला, क्योंकि उसने आखिरकार पहाड़ के चारों ओर लिपटी अजीब रस्सियों को देखा और तब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वे साधारण रस्सियां नहीं थीं। वे पहाड़ों के चारों ओर लिपटे हुए विशालकाय सांप थे, लेकिन अब वे सभी एक मृत भावना और आभा से रिस रहे थे। और उसने अपने हाथों को बाहर की ओर बढ़ाया और ड्रैगन को छुआ। उसने देखा कि यह कैसे काली गैसों में बिखर गया। आखिर क्या हुआ? इस चोटी के चारों ओर हजारों से ज्यादा ड्रैगन लिपटे हुए हैं और वे सभी मर चुके हैं। ये किस तरह का प्लेग है? जेरास ने सोचा। अचानक उसके कान खड़े हो गए, क्योंकि उसे अचानक एक शक्तिशाली टक्कर की आवाज महसूस हुई, और जैसे कि उसके विचार की पुष्टि करने के लिए वह दूर से सुनहरी और तीव्र काली ऊर्जा को काले बादलों में उड़ते हुए देख सकता था। और उस सुनहरी ऊर्जा को देखना, यह जेरास के लिए परिचित से कहीं ज्यादा था। उसने पहले भी उस सुनहरी ऊर्जा को महसूस किया था, और 1,00,000 पुनर्जन्मों के बाद भी वह इसे भूल नहीं सकता था। वोनेक, जेरास ने जोर से सोचा, और अगले ही सेकंड में जहां वह था वहां एक विशाल ब्लैक होल दिखाई दिया, और वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा जिसके बारे में उसने खुद भी कभी नहीं सोचा था कि यह संभव है। धमाका, धमाका, धमाका। तीव्र टक्कर की आवाज सुनी जा सकती थी, क्योंकि 4 विशालकाय ड्रैगन एक अजीब गहरे और नीले रंग के तराजू से ढके हुए आदमी के साथ चालें बदल रहे थे। उनके हर एक आदान प्रदान में उनके आसपास के अधिकांश पहाड़ों को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त था। हे, संघर्ष करो और भी संघर्ष करो, फिर देखो कि मैं तुम सबको कैसे चीरता हूं, जैसे मैंने तुम्हारे माता पिता को चीर दिया है। हे। 3 मीटर लंबे आदमी से अविश्वसनीय रूप से भयावह हंसी निकली, जो उन अजीब गहरे और नीले रंग के तराजू से घिरा हुआ था, क्योंकि उसकी आंखें जो ब्लैक होल से ढकी हुई थीं तेजी से घूम रही थीं। उसके अमानवीय पंजों के हर वार ने उसके सामने के ड्रैगन को जमीन पर गिरा दिया। फिर भी उन ड्रैगन को तुरंत उस जगह से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा जहां वे टकराए थे। उनकी आंखें तीव्र लाल रंग से ढकी हुई थीं, क्योंकि वे एक और आसमान को हिला देने वाले पंजे से टकराए थे, जिसका जवाब उस आदमी ने दिया और एक बार फिर जमीन पर गिर गया। वे कुल 3 ड्रैगन थे। एक लगभग 5 मीटर का विशालकाय ड्रैगन था जिसके पंख नहीं थे और वह पूरी तरह से लाल रंग के तराजू से घिरा हुआ था। दूसरा एक विशालकाय ड्रैगन था जिसकी ऊंचाई 10 मीटर तक थी, जिसके शरीर के हर इंच पर काले रंग के तराजू थे जो एक गहरे रंग की आभा से भरे हुए थे। जबकि आखिरी एक विशालकाय 15 मीटर का विशाल सुनहरा ड्रैगन था, जिसका पूरा शरीर एक शक्तिशाली सुनहरे प्रकाश से घिरा हुआ था। उनकी लड़ाई ने आसपास के इलाकों को विनाशकारी नुकसान पहुंचाया, फिर भी ये दिन की तरह स्पष्ट था। वे एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे।
उनके सामने की आकृति बस उनके साथ खिलवाड़ कर रही थी। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी क्योंकि वह उन्हें बार बार जमीन पर पटक रहा था। उनमें से एक सबसे पहले जमीन पर गिर पड़ा। लाल रंग के स्केल वाले ड्रैगन के शरीर पर जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वह ये थी कि अचानक उसके पूरे शरीर पर काली गैस फैलने लगी और उसकी दहाड़ से एक दर्दनाक जानवर जैसी दहाड़ निकली। नहीं टाइलर, विरोध करो, कृपया विरोध करो। सुनहरे रंग के स्केल वाले ड्रैगन के मुंह से तेज दर्द से भरी हुई दहाड़ निकली जब वह जमीन पर गिरा, ठीक उसी जगह जहां मादा लाल ड्रैगन मौजूद थी, लेकिन अभी उसे लाल कहना गलत होगा क्योंकि वह अब काली ऊर्जा से घिरी हुई थी। वह कभी भी इसका विरोध नहीं कर सकती। वह पहले से ही 6 घंटे से ऐसा कर रही थी। हवा में खड़े आदमी ने मजाकिया मुस्कान के साथ कहा क्योंकि उसने देखा कि काली रोशनी उसे कसकर ढंक रही थी और धीरे धीरे उसके दिल की ओर बढ़ रही थी। नहीं नहीं नहीं। क्रोध की दहाड़ गोल्डन के ड्रैगन के मुंह से निकली जब उसने देखा कि उसकी आंखों में काली रोशनी छा गई और धीरे धीरे अंधेरे की आभा उसके दिल में दिखाई देने से पहले उनकी आंखें अपना रंग खो बैठीं। हे। अविश्वसनीय रूप से भयावह हंसी अचानक उसके मुंह से निकली, लेकिन यह तब बंद हो गई जब एक पंजा हिंसक रूप से उसके दिल में घुस गया और उसके पंजे को नोचकर अलग कर दिया। अपराधी कोई और नहीं बल्कि डार्क ड्रैगन था जो अब अपने हाथों में लाल कोर पकड़े हुए है। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। तुम्हें कभी नहीं भुलाया जाएगा टाइलर, कभी नहीं, उसने कहा जब वे दोनों टाइलर के शरीर को धीरे धीरे काली गैस में बदलते हुए देख रहे थे जो पतली हवा में फैल गई। अब तुम में से कौन उसके बाद उसका पीछा करना चाहेगा? अध्याय 470। वोनेक सब कुछ खो देता है। जिन लोगों की रक्षा करने का उन्होंने वादा किया था वे उनके पीछे थे। ये वह महान बैरिकेड था जिसने तीसरे आक्रमण को कवर किया था, और उनके ठीक सामने एक अजेय दुश्मन था जो निस्संदेह उनके साथ खेल रहा था। बूम! केल्विन डार्क ड्रैगन के गायब होते ही उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस गई जहां वह खड़ा था। जैसे ही वह तुरंत डार्क स्केल वाले आदमी के सामने आया, उसके पंजे पहले से ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे। क्लैंग! बूम! एक विनाशकारी विस्फोट तेजी से बाहर की ओर हुआ। जैसे ही दोनों पंजे एक दूसरे से टकराए, एक बहरा कर देने वाली गूंज उठी। उस पल में केल्विन ने तुरंत अपना विशाल मुंह खोला और उसके मुंह में तीव्र डार्क एनर्जी की एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली गेंद बन गई जिसे उसने तुरंत उस आदमी के चेहरे पर उगल दिया। ये सबसे शक्तिशाली हमला था जो वह कर सकता था। फिर भी जब यह आदमी के चेहरे पर टूटा और शांत हो गया, केल्विन ने देखा कि उसके पंजे पर आदमी का हमला कभी भी ढीला नहीं हुआ। जल्द ही उसका चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया और युवा ड्रैगन की आभा के लिए उसके चेहरे पर केवल कुछ मामूली खरोंचें थीं जो जल्द ही अगले सेकंड में ठीक हो गईं। तसिक तसिक तसिक, तुम पूरी तरह से मेरी इच्छाशक्ति से आगे निकल गए हो, फिर भी तुम अभी भी मुझसे लड़ रहे हो। तुम्हारा शरीर अभी भी पहचानता है कि मैं एक दुश्मन हूं, भले ही तुम्हारी आत्मा बहुत पहले ही खो चुकी हो। तुम पहले व्यक्ति हो जिसे मैंने इतनी शक्तिशाली इच्छाशक्ति के साथ देखा है। दुर्भाग्य से। बूम! केल्विन ने तेजी से पीछे की ओर गोली चलाई, लेकिन जब वह वोनेक के बगल में जमीन पर गिरा तो उसका कोर उसकी छाती से फट गया था। केविन! वोनेक दर्द से दहाड़ उठा क्योंकि केविन ने धीरे धीरे अपने पंजे फैलाए जो वोनेक की हथेली में फंस गए थे। मैं मरना नहीं चाहता वोनेक, अभी तक हमारा आखिरी मुकाबला नहीं हुआ है, केविन ने कहा और वोनेक की आंखों से आंसू बह निकले। तुम जीत गए केविन, तुम जीत गए, वोनेक चिल्लाया जब उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त के चेहरे पर मुस्कान खिलते हुए देखा और धीरे धीरे वह उस काली गैस में विलीन हो गया। नहीं, तुम भी नहीं, वोनेक ने फुसफुसाते हुए कहा जब उसने महसूस किया कि उसकी हथेलियों में हाथ बिखर गए हैं, हमेशा के लिए समय के साथ खो गए हैं। उसने देखा था कि सब कुछ ढह रहा था। सभी ड्रैगन नेताओं को उसके सामने वाले आदमी ने हरा दिया है, और अब उसके 2 सबसे अच्छे दोस्त भी मर चुके हैं, उनकी राख भी नहीं बची है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हमने क्या गलत किया है? उसने पूछा, ये समझने में विफल रहा कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसके लिए उन्हें ये सब सहना पड़ा। भाग्य, युवा, यह एक सार्वभौमिक शक्ति है जो हम सभी को नियंत्रित करती है। कुछ लोग भाग्य के दाहिने हाथ पर पैदा होते हैं, विशेष वंशों के साथ पैदा होते हैं, बाकी सभी को धूल में मिला देते हैं और राजा और रानी के रूप में प्रशंसा पाते हैं। लेकिन कुछ, जैसे आप, इसके बुरे पक्ष में पैदा होते हैं। कुछ आप जैसे, अपने माता पिता को खोकर, अपने दोस्तों को दुश्मन के हाथों मरते हुए देखते हुए और अपने लोगों को राख तक नहीं छोड़ते हुए बिखरते हुए। मुझे भी एक बार ऐसा देखने के लिए मजबूर होना पड़ा है, वासागो ने एक द्वेषपूर्ण भाव के साथ कहा। तुम बुरे हो, इसके लिए तुम्हें ही दोषी ठहराया जाना चाहिए, वोनेक ने धीरे धीरे जमीन से उठते हुए चिल्लाया। तुम मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हो? दुनिया मुझे बुरा होने के लिए कैसे दोषी ठहरा सकती है जब इसने ही मुझे बुरा बनाया? मेरी पूरी वंशावली का कत्लेआम किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दूसरों पर नियंत्रण करने की क्षमता रखते थे। हमने पहले कभी अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया। हम हमेशा नजरों से दूर रहते थे सिर्फ इसलिए कि हम अपनी क्षमता के कारण दूसरों को नुकसान पहुंचाने से डरते थे। फिर भी हमारा अंत क्या था? ऊपरी क्षेत्रों के उच्च अधिकारियों द्वारा एक पल में विनाश।
मेरे कबीले ने ऐसा क्या बुरा किया कि हमें पूरी तरह से नष्ट करने का आदेश दिया गया? मैंने देखा कि वे सभी नीचे गिर गए और उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी कि हम तीनों बच जाएं। मैं अकेला ही बच पाया और मुझे उस गंभीर घाव से उबरने में 6000 साल लग गए। और तभी मैं उस प्राचीन ग्रंथ के सामने पहुंचा। वह प्राचीन ग्रंथ जहां मैंने ड्रैगन की अनोखी क्षमता के बारे में सीखा था, और उनमें से सबसे अनोखा जेड ड्रैगन। एक ड्रैगन जो ऊपरी क्षेत्रों में विलुप्त हो गया था, एक ड्रैगन जिसके पास विकास की असीमित क्षमता थी, एक ड्रैगन जो एक विचार से दुनिया के सभी जानवरों को नियंत्रित कर सकता है, एक ऐसा प्राणी जो अपनी स्वर्ग ध्वस्त करने वाली शारीरिक शक्ति के लिए भयभीत है। और मुझे वह जेड ड्रैगन सिग्नल मिल गया। इस तरह मैं उसे ट्रैक करने और उसके शरीर को अपने लिए जब्त करने में सक्षम था। वासागो ने कहा। उसने अपने पैरों को जकड़ा और ढीला किया, उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। एक बार मैंने यहाँ सभी ड्रैगन को मार दिया और मैं तुम्हारा सारा सार खा गया। मैं कम से कम सच्चे ब्रह्मांड मूल रैंक तक पहुँच जाऊंगा और शायद सबसे अच्छा तीसरे स्वर्ग ब्रह्मांड रैंक तक पहुँच जाऊंगा। फिर मैं अपनी जाति के लिए बदला लेना शुरू करूंगा। वासागो ने कहा, उसकी पागलपन भरी आंखों में गुस्सा और दृढ़ विश्वास चमक रहा था। तो तुम्हारी दुनिया के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मुझे दोष मत दो। ये बस भाग्य है, वासागो ने कहा और वो नेक पागलों की तरह हंसा। भाग्य भाग्य तुम कहते हो? उसने खुद से फुसफुसाया और धीरे धीरे वोनेक अपने ड्रैगन रूप से हटकर 2 मीटर लंबे मानव रूप में वापस आ गया। मैंने पहले ही सब कुछ खो दिया है। मैं अब और जीने की वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने पास मौजूद हर चीज का इस्तेमाल कर सकता हूं। वोनेक ने जोर से सोचा और अगले ही सेकंड में बूम, जैसे ही वासागो पीछे की ओर बढ़ा, दुनिया में रोशनी का एक सुनहरा स्तंभ चमक उठा। सुनहरी रोशनी ने उसके चारों ओर के अंधेरे को रोशन कर दिया और तुरंत ही उसे अस्तित्व से मिटा दिया। असंभव, वासागो ने चौंक कर दहाड़ लगाई क्योंकि उसने पहली बार देखा था कुछ उसकी स्रोत ऊर्जा को चीर रहा था। निषिद्ध पैतृक ड्रैगन कला, गोल्डन स्केल्ड गार्जियन का क्रोध। वोनेक ने फुसफुसाया और तुरंत ही वह 2 मीटर लंबे मानव प्राणी से एक अलग प्राणी में बदल गया। एक परिवर्तन कला जो हमेशा के लिए समय के साथ खो गई और केवल सभी गोल्डन ड्रैगन्स में से सबसे शुद्ध के लिए अद्वितीय है। एक योद्धा के लिए एक परिवर्तन जिसने वास्तव में सब कुछ खो दिया है।